नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं के त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहाँ पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि ये जो आर्टिकल्स हैं वो गवर्नमेंट की लीडिंग वेबसाइट्स और लीडिंग न्यूज़पेपर्स से कलेक्ट किए जाते हैं, फिर आप लोगों को यहाँ पर उपलब्ध कराए जाते हैं, जो आप लोगों के लिए स्पेशली फॉर यूपीएससी सीएससी और जो स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन होते हैं उनके लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा लाभदायक सिद्ध होगी। तो आप लोग इस सीरीज को सतत रूप से देखें और इसका महत्तम लाभ भी अर्जित करें। साथ ही दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में 10,000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया तो आप लोगों को इसकी पीडीएफ हमारी टेलीग्राम का जो चैनल है उस पर फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराया जाएगा। तो आप लोग हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, जिसका एड्रेस यहां पर शो हो रहा है, और इसके साथ ही हमारा इंस्टा का पेज भी फॉलो कर लें फ्री पीडीएफ्स पाने के लिए। तो आइए देखेंगे किन टॉपिक्स को देखने जा रहे हैं। आज 10 टॉपिक्स है टोटल, ठीक है। बड़ा है, थोड़ा सा टॉपिक ज्यादा है लेकिन रेपिटेशन बहुत सारे हैं। जैसे वीडी सावरकर, तो हम जो हमारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन है जो मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीवी इंपॉर्टेंट मान सकते हैं उसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उसको बोला जा सकता है। तो उसी के अंतर्गत है आप जो है गुप्त जो संगठन है, अभिनव भारत वगैरह, तो वो लोग वो सब आप देखते हैं तो उसी के संदर्भ में देखा जाएगा। इसको जीएस पेपर 1 का पार्ट है। इसके बाद जागृति मैस्कॉट की बात करेंगे। तो जब कोई मैस्कॉट वगैरह लाया जाता है ना, तो किसी अवेयरनेस के लिए, किसी कैंपेन के लिए लाया जाता है। ये सोशल इशू से रिलेटेड है। जीएस पेपर 1 2 दोनों में रख सकते हैं। तीसरा जो टॉपिक है ट्राइब्स से रिलेटेड है, संथाल ट्राइब्स की बात करेंगे। हमारे लिए वैसे भी इंपॉर्टेंट है, वल्नरेबल ग्रुप्स की जो भी इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट लेती है या जो भी न्यूज आती है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसको पढ़ने का तरीका होता है, पहले हम संवैधानिक ग्राउंड देख लें कि इनके लिए क्या बनाया गया है, फिर किस तरीके से जो है इनके लिए नीतियां बनाई गई है जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद से लेके अभी तक, ठीक है। तो जीएस पेपर 1 2 में इसको रखा जा सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है, यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, है ना, जो कॉलेज होते हैं, जो यूनिवर्सिटीज होती है, उनके लिए इंडिया में जो आपका डोमेस्टिक लेवल पे भी एक फ्रेमवर्क के थ्रू रैंकिंग निकाला जाता है, जिससे उनकी गुणवत्ता के आयाम की जांच हो पाती है और उससे फिर कहां पर उनको सुधार करना है इसके बारे में भी पता चलता है। तो इसको देखेंगे हम लोग, ठीक है। ये आपका एजुकेशन से रिलेटेड जीएस पेपर 3 में रख सकते हैं आप इसको, और 2nd में रख सकते हैं, सॉरी। और इसमें जो है आपका ये कहीं ना कहीं जो है वो आपकी राष्ट्रीय जो आपकी अर्थव्यवस्था है उससे भी रिलेटेड है आपका ये टॉपिक, ठीक है ना, क्योंकि एजुकेशन, स्किल वो सब इंटरलिंक्ड है, ठीक है। इसके बाद एससीओ की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसमें नए जो आपके ईरान वगैरह की एंट्री हुई है ना, तो उससे संदर्भित कि किस तरीके से इसका क्षेत्र और व्यापक होता जा रहा है, तो इसको देखेंगे। जीएस पेपर 2 का पार्ट है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है मीडिएशन बिल, जीएस पेपर 2 का कोर पार्ट है, जो हम लोग अल्टरनेटिव डिस्प्यूट जो आपका रिजोल्यूशन मैकेनिज्म है ना, डिस्प्यूट जो हमारा खत्म करने का या वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र से संदर्भित है आपका मध्यस्थता, ताकि जो कोर्ट है और जो हमारी इस तरीके की एजेंसीज हैं उनके बोझ को कम किया जा सके, है ना। तो ये बिल लाया गया है, इसके बारे में देखेंगे, जीएस पेपर 2 का पार्ट है। इसके बाद नई मेमोरी डिवाइस बनाया है, हमारे स्थानिक रूप से इंडिजिनियसली डेवलप किया गया है। इसको देखेंगे कि किस तरीके से नया जो मेमोरी आया है वो ज्यादा वाइबल है, उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। तो साइंस एंड टेक का पार्ट है, 3rd पेपर का पार्ट है। इसके बाद कोवैक्सीन की प्रोडक्टिविटी के बारे में बात किया गया है, हेल्थ का इशू है, जीएस पेपर 2 में रख सकते हैं। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर से फिर एक टॉपिक है आपका, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। कारण यह है कि जो आपकी मानसून है उसी पर आधारित आज भी हमारी 50% से ज्यादा एग्रीकल्चर है, मतलब इरिगेशन से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। उसके बाद आप देखेंगे कि इसमें अनसर्टेनिटी होती है, क्योंकि मानसून जो होता है उसमें फ्लक्चुअलिटी देखी जाती है ना, मतलब वो फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी जो है कम मानसून,
के कारण जो है मानसून जो खराब हो जाएगा, तो उसके कारण वर्षा कम होती है, तो कहीं अतिवृष्टि, कहीं अनावृष्टि। जैसे अभी देखिए आप, तो कई जगह जो है बाढ़ आया हुआ है, तो कुछ क्षेत्र जैसे बुंदेलखंड जैसे क्षेत्र है, बघेलखंड, तो वहां पर सूखा टाइप का पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से वेरिएबिलिटी जो है अपने आप में एक स्पेसिफिक फीचर के अंतर्गत आता है मानसून के। तो कृषि को वाइबल बनाने के लिए, किसानों की आय को दुगना करने के लिए, उनके जोखिम को जो है आपके कम करने के लिए इस तरीके के इंश्योरेंस स्कीम को लाया गया है। इसको देखेंगे, जीएस पेपर 3 का कोर पार्ट है आपका। इसके बाद स्ट्रैटेजी ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टेट्स के लिए क्या होनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। क्योंकि आप देखेंगे कि वहां भी सैचुरेशन आ गया है। जैसे आपका प्रथम जो हरित क्रांति का चरण है, उसमें नॉर्थ वेस्टर्न जो आपके स्टेट्स है, जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, इनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ। अब इनकी इनकम भी सैचुरेट हो गई, तो किस तरीके से उनको भी वाइबल बनाया जाए, क्योंकि वहां पर हैवी यूज हुआ केमिकल फर्टिलाइजर्स का, सीड्स का, जो भी आपके इनपुट्स आते हैं एग्रीकल्चर में, तो उसके कारण जो है मृदा का जो है क्षरण हुआ, जल का जो है संरक्षण नहीं हो पाया, जल का जो दोहन है वो अतार्किक तरीके से किया गया, ठीक है। तो जो वहां पर क्रॉप की ईल्ड थी, जो प्रोडक्टिविटी थी, वो सैचुरेट हो गई। तो ये भी जो है टॉपिक हमेशा न्यूज में रहता है। 3rd पेपर का पार्ट है, एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड है, आप इसको कृषि में रख सकते हैं। तो पहले टॉपिक को डिटेल में देखेंगे, वीडी सावरकर जी के बारे में यहां पर जानकारी है। तो ये जो है यहां पर राष्ट्रीय स्मारक और संग्रहालय ने वीडी सावरकर को समर्पित एक मासिक पत्रिका का विशेष एडिशन निकाला है, जिसकी आलोचना की जा रही है गांधीवादियों के द्वारा, विपक्षी नेताओं के कारण, है ना, विपक्षी नेताओं के द्वारा। तो ये इस कारण से न्यूज में है, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि ये पर्सनालिटी इंपॉर्टेंट है। इनका जन्म जो है 28 मई 1883 को हुआ, भागुर, नासिक में, जो अभी महाराष्ट्र में है, दामोदर और राधा भाई जो सावरकर थी उनके घर में, ठीक है ना, माता पिता का नाम बता रहे हैं। अब ये जो है आपके कट्टरपंथी विचारों से प्रेरित थे, कट्टर देशभक्त थे, और ये जो है हमारे मूवमेंट में, जो नेशनल हमारा मूवमेंट है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, नेशनल फ्रीडम मूवमेंट जो है हमारा, उसमें इनकी बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो रोल है, ठीक है। इन्होंने जो आपकी स्थापना किया था, एक गुप्त सोसाइटी थी, अभिनव भारत सोसाइटी। इनिशियली इसको जाना जाता था 1899 में मित्र मेला के नाम से। इन्होंने अपने ब्रदर के साथ मिलकर इसकी स्थापना की थी, जिनका नाम जीडी दामोदर था, 1904 में। इसके बाद ये जो है इनके कनेक्शंस लंदन से भी थे, तो ये कहीं ना कहीं जो है क्रांतिकारी गतिविधियों या एक्सट्रीमिस्ट जो हमारा एक डायमेंशन है उससे रिलेटेड है ये आपके। इसके बाद आप देखेंगे कि यहां पर जो लिखा हुआ है कि ये इंडिया हाउस, जो इंडिया हाउस था, उसको किसने स्थापित किया था? लंदन में किया था, श्याम जी कृष्ण वर्मा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहां से भी ये कनेक्टेड थे, ताकि राष्ट्रवादी विचारों को प्रश्रय और उनको प्रोत्साहित किया जा सके। 1906 में ये लंदन भी जाते हैं, और ये जो मार्जिनी है ना, जिनने इटली का एकीकरण किया था, उनके विचारों से प्रभावित थे, और उन्हीं से संदर्भित एक संगठन था, जहां पर जो आपके युवा छात्र होते हैं उनको संगठित करके स्वतंत्रता की ओर जो है आपका क्या होना था, अग्रसर होने के लिए उसको बनाया गया था, जिसका नाम फ्री इंडिया सोसाइटी थी, है ना। तो उसकी भी स्थापना की थी इन्होंने, किसके साथ मिलके? तो मैडम भीकाजी कामा के द्वारा, है ना, मतलब उनके साथ मिलके। तो ये याद रखिएगा कि ये इस तरीके के संगठनों की स्थापना में जो है ये आपके आगे बढ़ चलकर इन्होंने हिस्सा लिया, उसी से संदर्भित एक ये भी है, ठीक। इसके बाद ये जो है हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट रहे, ये सब पूछा नहीं जाएगा, फिर भी इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। और इसके बाद बताया जा रहा है कि मॉर्ले मिंटो जो सुधार आया था 1909 में, जिसमें सांप्रदायिक जो है, जो पृथक जो है आपका सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की जो है शुरुआत होती है, फिर उसको कंटिन्यू करते हैं अंग्रेज 1919 में भी, 35 में भी। तो इसका इन्होंने विरोध किया था, और इसमें इनको दोषी ठहराया गया था, क्योंकि इन्होंने एक सशस्त्र विद्रोह किया था, ठीक है। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद एक तरीके से, है ना, एग्रेसिव इनकी जो है नीति है। तो सशस्त्र विद्रोह किया, तो उसमें सजा सुनाया सरकार ने, अंग्रेज सरकार ने, और इनको काला पानी की सजा दे दी, और इन्हें जो है अंडमान निकोबार जो आइलैंड है वहां पर सेल्यूलर जेल में भेजा गया 1911 में, और 1924 में उनको वहां से रिहा कर दिया गया। इसके बाद इन्होंने तिलक की स्वराज पार्टी भी ज्वाइन की, और इन्होंने हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में इस्तेमाल करने की बात की, उसका पुरजोर समर्थन किया। इसके साथ ही इन्होंने जाति और छुआछूत से लिंक्ड जो आपका सिंक्रोनाइज्ड जो आपका डिस्क्रिमिनेशन था, विभेदीकरण था, जो है ना, जैसे अस्पृश्यता से रिलेटेड, जाति से रिलेटेड जो रूढ़ियां थी, उन भेदभावों का भी उन्होंने विरोध किया। और इन्होंने ये जो है कई सारी टेक्स्ट लिखी है। इन्होंने जो 1857 का हमारा रिवोल्ट था, उसको हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस भी बोला है। हिंदुत्व, हु इज हिंदू भी लिखा है इन्होंने, और मार्जिनी की बायोग्राफी भी इन्होंने लिखा है, ठीक। इसके बाद आप देखेंगे कि यहां पर जो क्वेश्चन दिया गया है कि इनके कॉन्ट्रीब्यूशन पर जो है
एक जो है आप टिप्पणी कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख के दिखाइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखा जरूर करिए आप लोग, उसी से मोटिवेशन मिलता है हमारी पूरी टीम को। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है जागृति मैस्कॉट है। तो अभी जो उपभोक्ता मामलों का जो विभाग है, डिपार्टमेंट है, उसने उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए, उनको उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए एक मैस्कॉट निकाला है जिसका नाम आपका जागृति है। अब जागृति है क्या, क्या करेगा, तो ये जो उपभोक्ताओं को एम्पावर्ड करेगा, उनको अवेयर बनाएगा, है ना, उनको जो है विभिन्न विषयों के बारे में जागरूकता प्रदान करेगा कि किस तरीके से आपके अधिकारों के लिए सरकार कार्य कर रही है, आप आगे आके शिकायत करिए। इसके बाद आप देखेंगे कि इसके मुख्य विषय में, इसके थीम में जो इंक्लूडेड है वो प्रोविजंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, ये तो होगा ही, हॉलमार्किंग, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर भी कल डिस्कस किया था हम लोगों ने 1915। इसके बाद जो प्रोविजंस है वेट्स और मेजर्स एक्ट के, वो भी, उसके बाद डिसीजन जो भी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की होगी, है ना, उसके निर्णय, और जो शिकायत निवारण तंत्र है उस पर उपभोक्ताओं की टिप्पणियां भी शामिल की जाएंगी। और इसमें मीडिया अभियानों के संदर्भ में भी जो है अवेयरनेस फैलाई जाएगी, मीडिया कैंपेन किए जाएंगे, और उसमें जागो ग्राहक जागो की टैगलाइन के साथ इसको जागृति शुभंकर को भी शो किया जाएगा, दिखाया जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संथाल ट्राइब से रिलेटेड है। तो अभी द्रौपदी मुर्मू जी हैं जो हमारी राष्ट्रपति बनने की उनकी संभावना है, 15वें राष्ट्रपति बनने की संभावना, इसलिए अभी फिर से ये चर्चा का विषय बन गई संथाल जनजाति या आदिवासी संस्कृति। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया, संथाल इंपॉर्टेंट ट्राइब भी है हमारे यहाँ की। तो इसको जो है बोला जाता है, लिटरली जो इसका शाब्दिक अर्थ है संथाल का, वो पीसफुल मैन है, मतलब शांतिपूर्ण व्यक्ति। ये जो भाषा बोलते हैं उसका नाम संथाली है, और ये भाषा जिसने लिखी थी, जो जिन्होंने इसकी जो जो मतलब लिपि बोल लीजिए या जो आपकी स्क्रिप्ट बोल लीजिए, तो उनका नाम था पंडित रघुनाथ मुर्मू। ठीक है, उन्होंने ओल चिकी नामक स्क्रिप्ट में इसको लिखा था, उसको लिखा जाता है जिसको संथाली भाषा को, जिस स्क्रिप्ट में, उसका नाम ओल चिकी है। और ये जो भाषा है संथाली, वो आपकी 8वीं अनुसूची का हिस्सा है। बताइएगा कब जोड़ी गई थी संविधान में 8वीं अनुसूची के अंतर्गत इसको, ठीक है ना, बोडो, संथाली, डोगरी, है ना, ये कब जोड़ी गई थी। ठीक, तो और इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर कि ये कहां पर पाए जाते हैं, कहां इनका निवास है, तो झारखंड है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, ये आपका छोटा नागपुर वाला रीजन हो गया। इसके बाद आप देखेंगे कि अगर ट्राइबल पॉपुलेशन की बात करें तो गोंड और भील के बाद ये 3rd लार्जेस्ट है। इसके बाद इनमें लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा है, इसका मतलब ये आपके अवेयर है ना, ठीक है। और ये क्यों है, क्योंकि स्कूली शिक्षा जागरूकता के कारण, जैसे उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल में जो अन्य जनजातियां हैं उनकी तुलना में इनकी लिटरेसी रेट काफी ज्यादा है, ये अवेयर हैं। इनमें से कई सारे लोग जो हैं वो क्रीमी लेयर के अंतर्गत भी भारतीय समाज में आते हैं। इसका मतलब ये है कि इनका जो है आपको इनके अंतर्गत सशक्तिकरण का जो आपका बीज है वो पनप रहा है और ये सशक्त हो रहे हैं। इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज की बात करें अभी करंट में, तो संथाल जनजाति से रिलेटेड है हेमंत सोरेन, जो कि झारखंड के सीएम भी हैं। इसके बाद आप देखेंगे जो कैग हमारे गिरीश चंद्र मुर्मू जी, वो भी आपके इसी जनजाति से संदर्भित हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए। इसके बाद आप देखेंगे कि इनके कल्चरल फीचर्स की बात करें तो जो भी आपकी आदिवासी जो भी जनजातियां होती हैं, जो आदिवासी लोग होते हैं, उनकी जो पूजा होती है, पूजा पाठ होता है जो, वो प्रकृति पूजा करते हैं, नेचर वर्शिपर होते हैं। इसके बाद इनको जो देखा जाता है कि अपने गांवों में एक पवित्र उपवन में, ये जो है एनवायरमेंटल एस्पेक्ट है इसका, जहेर में पूजा करते देखा जाता है और ये दामोदर नदी को पवित्र नदी मानते हैं, वहां पर अपना अंतिम संस्कार, स्मशान संस्कार के लिहाज से पवित्र मानते हैं। इनके पहनावे की बात करें तो पुरुष लोग जो है धोती गमछा पहनते हैं, महिलाएं जो है शॉर्ट चेक साड़ी, और जो कलर मेनली यूज करती हैं वो नीली और हरी जो है वो यूज करती हैं। इनके यहाँ विवाह की प्रणाली देखें तो इलोपमेंट भी है, विडो रीमैरिज है, देख रहे हैं यहाँ पर विडो रीमैरिज, जबकि ये आपके सवर्णों में सबसे ज्यादा समस्या होती है, लेकिन ये आपके यहाँ पर अवेयर दिखाई देंगे आपको। उसके बाद फोर्स्ड भी होती है ना, जो कई सारे जो है लमसेना विवाह, ये सब आप देखते होंगे जनजातियों में, तो उसी तरीके से इनमें भी ये विवाह के तरीके हैं। और इसमें जो है ये भी एक प्रथा होती है कि अगर किसी एक पुरुष ने किसी महिला से शारीरिक संबंध स्थापित किया और अगर वो प्रेग्नेंट हो गई तो वो उसको शादी जो है करना ही पड़ेगा, अगर उसने उस महिला को गर्भवती किया है तो। इनके यहाँ जो डाइवोर्स है उसको टैबू के रूप में नहीं माना जाता है इनकी सोसाइटी में। और इसके बाद यहाँ पर ये देखा जाता है कि ये जो बहुत सारे संथाली होते हैं ये आपके कृषक होते हैं, डिपेंड होते हैं फार्म लैंड और फॉरेस्ट में, है ना, जो आपके बनी जो संसाधन, स्थानिक संसाधन, उन्हीं पर उनकी आजीविका का निर्वाह होता है। इसके बाद जो इनका वो होम होता है, जो घर होता है, उसको ओलाव बोला जाता है इनके घरों को, ठीक है। इनकी बाहरी दीवारों में विशेष जो
रंग की मतलब उसमें 3 रंग का यूज किया जाता है और उसका पैटर्न बना होता है आउटर वॉल्स पे। इसमें जो मेजर फेस्टिवल्स और रिचुअल्स की बात करें तो जनताल है जिसमें फर्स्ट ईटिंग ऑफ राइस है, माघा सिम है डांसिंग और मैरी मेकिंग के लिए है, मौज मस्ती के लिए, एरोग सिम है जिसमें सीड्स को सो किया जाता है, बोया जाता है। इसके बाद देवताओं को जो छोटा छोटा बाजरा अर्पित करते हैं इरी गुलदी सिम बोला जाता है। सहारा जो है आपका सहराई है, ये आपका कैटल वर्शिप है। इसके बाद हरिहम सिम जो है ये उस टाइम पे किया जाता है जब मतलब अंकुर निकलने का अवसर होता है ना, बीजों में से। इसके बाद बहा जो है ये महुआ के पहले फल के अनुष्ठान और औपचारिक शिकार का प्रतीक भी है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, कंटेक्चुअल टॉपिक था ये आपका। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ये आपका रिलेटेड है जीएस पेपर 2 से, एजुकेशन का पार्ट है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो मद्रास है उसने जो ये रैंकिंग है, फ्रेमवर्क है जो आपका नेशनल इंस्टीट्यूशन, जो आपका नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क है, उसमें टॉप रैंक प्राप्त की है। देखिए जब भी कोई रैंकिंग निकलती है तो गुणवत्ता के आयाम को रिव्यू करने के लिए होती है, चाहे कोई भी रैंकिंग हो, ठीक है। उससे हमको पता चलता है कहां कहां लूप होल है, कहां हमको काम करना, और ये हमारा इंपॉर्टेंट डोमेन है पूरे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का। तो यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशनल जो आपका एजुकेशन नेशनल, उसका जो आप किसने निकाला होगा इसको, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने क्या निकाला, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022। इसमें टॉप किसने किया, मद्रास ने, ठीक। जो आपकी सेकंड रैंक है लगातार 7वें वर्ष, वो किसकी, आईएएससी बेंगलुरु जो है आपका, बेंगलुरु जो है। उसके बाद जो आईआईटी बॉम्बे है उसने 3rd रैंक प्राप्त की है। अब यूनिवर्सिटीज की बात करें तो इसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है और जेएनयू है आपका, जामिया मिलिया है, जाधवपुर यूनिवर्सिटी है और अमृता विश्वविद्यापीठम है ना, अमृता विश्व विद्यापीठम है। ये शीर्ष 5 यूनिवर्सिटीज में शामिल हैं। शीर्ष 5 कॉलेजों की बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का मिरांडा हाउस है सबसे फर्स्ट रैंक में, दूसरे में हिंदू कॉलेज है आपका, है ना, हिंदू कॉलेज है आपका। उसके बाद आप देखेंगे प्रेसिडेंसी कॉलेज है, उसके बाद आपका लोयोला कॉलेज है और लेडी श्री राम वुमेन्स कॉलेज भी इसमें शामिल है टॉप 5 कॉलेजेस में। इसके बाद इनको जो है आपका किन आयामों पर जो है रिव्यू किया गया, रैंकिंग दिया गया, तो आपका जो इसमें वेटेज है टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज का 30% है, रिसर्च और प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस का 30% है, ग्रेजुएशन आउटकम्स का 20% है और आउटरीच और इंक्लूसिविटी का 10% है, और जो आपकी परसेप्शन का है 10% वेटेज है। याद करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अब यहां पर यह बताया जा रहा है कि जो वैश्विक रैंकिंग आती है उसमें तो क्या है कि आईआईएससी बेंगलुरु को बस स्थान मिला था जो अच्छा रैंक माना जा सकता है, और एक आईआईटीज को, बाकी और किसी का नाम नहीं था। तो ये बोलते हैं कि जो हमारी स्थानिक, जो किसी स्थान से, काल से, समय से, सोसाइटी से जो आपकी उसकी जरूरतें हैं उसके हिसाब से ये जो स्थानिक या देशीय स्तर पर जो रैंकिंग का एक फ्रेमवर्क बनाया गया है वो ज्यादा व्यवहार्य है, वो ज्यादा उचित है, ये बताया जा रहा है यहां पर। क्योंकि जब कोई इंटरनेशनल एजेंसी वहां पर रैंकिंग निकालती है तो पूर्वाग्रहों से विकसित होती है, वो ज्यादा से ज्यादा इस पे ध्यान देती है कि कितना जो है ये आपका ग्लोबलाइजेशन पे ध्यान दे रहा है, ठीक है। तो ये ज्यादा जो है विश्वसनीय आंकड़े इसके माने जा सकते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। अब ये फ्रेमवर्क के बारे में बता रहे हैं कि अप्रूव्ड कौन करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो एजुकेशन से रिलेटेड, जिसका नाम बदल दिया गया। अब यहां जो है इसको लॉन्च किया गया सितंबर 2015 में, ठीक है। और यहां पर जो है ये जो पैरामीटर्स है उनके वेटेज के हिसाब से रैंकिंग वगैरह दिया जाता है, और जो कंट्री स्पेसिफिक पैरामीटर होता है वो रेलेवेंट होता है। क्यों? क्योंकि भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप बनाया जाता है। इसमें रीजनल डाइवर्सिटी को ध्यान रखते हैं, जेंडर इक्विटी को देखते हैं, भारतीय स्थिति के लिए क्या जो है विशिष्ट मानदंड आवश्यक है उनके हिसाब से रैंकिंग वगैरह करते हैं, ठीक है। इसके बाद यहां पर जो लूप होल्स होते हैं यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस के जो आपके कार्य प्रणाली में, उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं और उसको इंप्रूव भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही एक हेल्दी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जो है विभिन्न जो शिक्षण संस्थान है उनके बीच जागृत होगी, और उसका अल्टीमेटली फायदा देश को मिलेगा, स्टूडेंट्स को मिलेगा, आपको प्रोडक्टिविटी जो होगी उसकी बढ़ेगी उस रूप में। इसके बाद यहां पर ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर ये जो फ्रेमवर्क होते हैं ये जो है कहीं ना कहीं स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को क्या करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। इस पर संक्षिप्त टिप्पणी करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है एससीओ से रिलेटेड है, तो अभी नए मेंबर्स जो है इसमें एंट्री ले रहे हैं इसलिए ये न्यूज में है। तो ईरान और बेलारूस जो है इसको जल्द ही 2 नए सदस्यों के रूप में शामिल होने की यहां पर संभावना है, ठीक है। और यहां पर जो उज्बेकिस्तान समरकंद में जो एससीओ की समिट होने वाली है सितंबर में, वहां पर इनको शामिल किया जा सकता है, ऐसी संभावना है, ठीक। अब लास्ट ईयर ईरान को सम्मिलित करने की बात तो आ गई थी, है ना, जो आपका दुशांबे की समिट थी उसमें ही, और इसके बाद बेलारूस ने भी सबमिट किया अपना एप्लीकेशन शामिल होने के लिए। तो पहला जो एक्सपेंशन था एससीओ का वो आपका इंडिया और पाकिस्तान की मेंबरशिप को जब वहां पर इंश्योर किया गया था 2017 में, तो इस तरीके से जो ये एससीओ की मेंबरशिप बढ़ रही है तो उसके जो क्षेत्र है या जो उसका प्रभाव है उसकी व्यापकता में वृद्धि हो रही है,
ठीक है, तो उसको ग्रेटर लेजिटिमेसी मिलेगी, ठीक है, और उसके साथ ही व्यापक क्षेत्र में कनेक्टिविटी और एकीकरण में भी सुधार होगा, आर्थिक लाभ भी होगा, सुरक्षा की दृष्टि से भी और अधिक सशक्त हो जाएगा ये संगठन। अब ये जो आपका संगठन है ये 8 मेंबर्स से बना हुआ है अभी करंट में, जो कि आपका इकोनॉमिक और सिक्योरिटी ब्लॉक है ना, जिसमें चाइना है, रशिया है, ठीक है ना, चाइना, रशिया, इंडिया, पाकिस्तान को हटा दीजिए तो KKTTU जो है इसमें एक टी हटा दीजिए, तुर्कमेनिस्तान, बाकी कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान और आपका यहां पर उज्बेकिस्तान जो है वो सम्मिलित है, सिर्फ एक को हटा दीजिएगा, तुर्कमेनिस्तान को, ठीक है ना, तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट यहां पर पॉइंट लिखा गया है कि इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है, ठीक है, और इसके साथ ही जो इसकी स्थापना की गई थी 2001 में की गई थी, इसका जो चार्टर है उसमें 2002 में हस्ताक्षर किया गया, और इसे इंप्लीमेंट कब किया गया, तो भैया इंप्लीमेंट किया गया इसको 2003 में। इसके बाद जो इसकी आधिकारिक भाषा है तो भैया रशिया और चाइना लेड ऑर्गेनाइजेशन है तो वही होगी इसकी भाषा, रशिया और रूसी और चाइनी, मतलब चीनी हो गई आपकी भाषा, ठीक है ना। और वहां पर जो इसका उद्देश्य वो क्या है कि जो सदस्य देश हैं उनके बीच में जो है कोऑर्डिनेशन को बढ़ाना, सहयोग को बढ़ाना, समन्वय स्थापित करना, विश्वास को, ट्रस्ट बिल्डिंग करना वहां पर, और उसके द्वारा जो है राजनीति, व्यापार, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी, कल्चर, शिक्षा, ऊर्जा परिवहन, पर्यटन, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, सभी क्षेत्रों में प्रभावी जो है सहयोग को सशक्त करना, उसको और आगे ले जाना, और इसके द्वारा इस पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को सुनिश्चित करना, है ना, पूरे क्षेत्र में स्थिरता को जो है वो बहाल करना, ठीक है। तो एक तरीके से तर्कसंगत, लोकतांत्रिक और निष्पक्ष जो है इंटरनेशनल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो है आपका रेजीम को, यहां पर ऑर्डर को जो है वो स्थापित करना है। इंडिया और एससीओ की बात करें अगर, तो आप देखेंगे कि जैसे मध्य एशियाई जो क्षेत्र है, जैसे KKTTU जो था, एक टी हमने हटा दिया था, तुर्कमेनिस्तान, तो बाकी सब जो है यहां पर जो है ऊर्जा संसाधन बहुत ज्यादा है, तो यहां तक हमारी पहुंच सुनिश्चित हो जाएगी। इसके बाद आप देखेंगे भारत ईरान वाला चाबहार जो बंदरगाह है वो भी हमारे लिए फायदेमंद है, तो उसको भी एक्सेस कर पाएंगे आसानी से। INSTC जो है अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा, उसके माध्यम से भी जो है हम वहां पर जो है लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस अगर देखें तो इसकी इकोनॉमिक पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है वर्ल्ड की पॉपुलेशन की बात करें तो लगभग 40% रेसाइड करती है पॉपुलेशन, और ये जो टोटल ग्लोबल जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है 22% है, ठीक है। और ये बोला जा रहा है कि 2025 तक जो है ये जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 38 से 40% तक पहुंचने की उम्मीद है। तो ये इंपॉर्टेंट है संस्था, तो भारत के लिए फायदेमंद है। लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि आतंकवाद के मुद्दे को लेकर थोड़ा सा यहां पर जो है वो क्या देखा जाता है, यहां पर जो है वो रशिया की डेफिनेशन अलग है, इंडिया की डेफिनेशन अलग है, तो ये हमारे लिए एक चुनौती की बात भी है। लेकिन इसको भी हम जो है आतंकवादी समस्याओं का समाधान करने के लिए एक जो है प्लेटफॉर्म की तरह यूज कर सकते हैं, चाहे टेररिस्ट अटैक्स की बात करें, चाहे टेररिस्ट फंडिंग की बात करें, है ना, चाहे आपकी ट्रैफिकिंग की बात करें, है ना। तो ये रीजनल सिक्योरिटी के बेसिस पे भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया के लिए। इसके बाद आप देखेंगे कि इसके द्वारा जो आपका यूरेशियन जो आपका बाजार है, यूरेशियन आर्थिक संघ है, वहां तक जो है भारत की पहुंच सुनिश्चित हो सकती है। इसके लिए ये आपका विन विन सिचुएशन है इंडिया के लिए। इसके बाद आप देखेंगे कि जो संघाई सहयोग संगठन की सदस्यता लिया है इंडिया ने, तो उसमें जो है क्या है कि इससे भारत की जो आपकी रणनीतिक स्थिति है वो भी सशक्त होगी इन सब आयामों से, वही कंटिन्यूएशन है इस पॉइंट में। इसके बाद बोला जा रहा है कि चुनौतियां क्या क्या हैं, चुनौतियां क्या क्या है। अब यहां पर जो भारत पाकिस्तान के बीच में भी डिफरेंसेस हैं उनको भी खत्म करने के लिए इसको एक प्लेटफॉर्म के रूप में यूज कर सकता है इंडिया, ठीक है ना। ये एक पॉइंट लिखना है तो हम लिख सकते हैं, है ना, लेकिन वो आपसी समझ से ही जो है रिजॉल्व होगा। अब यहाँ पर चैलेंजेस क्या है, तो सबसे पहली चीज तो ये रशिया और चाइना इसका को फाउंडर है, तो यूएसए से हमारे रिलेशन जो है ज्यादा अच्छे होंगे, तो हमको यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स को जो है फेस करना पड़ेगा, ठीक। इसके बाद आप देखेंगे कि भारत को छोड़ के जितने भी इसके मेंबर हैं सब जो चाइना लेड जो आपकी पॉलिसी है बेल्ट रोड इनिशिएटिव उसमें शामिल है, लेकिन भारत जो है वहां पर संप्रभुता का हनन हो रहा है भारत का, ये इशू उठा के हमने जो है उसको ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो कहीं ना कहीं जो है हमारे संप्रभुता के मुद्दे पे, हमारे जो आपकी टेरिटरी है उसके अंतर्गत होके जा रहा है, तो हमारे संप्रभुता का उससे हनन है, तो ये चुनौती है। इसके बाद आप देखेंगे कि भारत पाकिस्तान के बीच जो डिफरेंसेस है इसके कारण जो है अच्छे पड़ोसी का जो आपका थॉट है उसका पालन करना मुश्किल है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान कुछ ना कुछ हरकतें जो है वो करता रहता है। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर जो आतंकवाद की जो परिभाषा है ना, तो आतंकवाद से बचाव के लिए जो परिभाषा है इंडिया और जो एससीओ की वो अलग है, क्योंकि भारत बोलता है कि
भारत का कहना यह है कि जो आपका राज्य प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद है वो आतंकवाद है। मतलब जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, जो स्टेट स्पॉन्सर्ड है, वो भी आपका टेररिज्म है। लेकिन वो बोलता है कि एससीओ बोलता है कि जब किसी के अस्तित्व, मतलब किसी राज्य के अस्तित्व या वहां पर अस्थिरता, वो उसको अस्थिर कर दे, उस राज्य के ऊपर जो है वो आपका क्या करे, ऋणात्मक प्रभाव डाले, है ना, किस तरीके से कि वहां की शासन व्यवस्था को ही वो अस्थिर कर दे, तो उसको आतंकवाद मानता है। तो कहीं ना कहीं जो है ये यहाँ पर आतंकवाद की परिभाषा को लेके जो है वो वहां पर क्या कॉन्ट्राडिक्शन देखा जाता है। अब एक तरीके से देखा जाए तो एससीओ जो है वो मल्टी अलाइनमेंट वाला एक प्लेटफॉर्म है ना। तो ये हमारे लिए फायदेमंद है कि इसको हम किस तरीके से प्रैग्मेटिक वे में अपने पक्ष में इससे फायदा उठा सके। ठीक, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है, उसमें पूछा जा रहा है कि सार्क की रेलेवेंसी जो है लगातार खत्म होती जा रही, कारण क्या है, भारत पाकिस्तान आप देख रहे हैं। तो आप देखेंगे कि क्षेत्रीय शांति और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए किस तरीके से एससीओ को एक मंच के रूप में उपयोग किया जा सकता है, इस पर टिप्पणी करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मीडिएशन बिल से रिलेटेड है। तो अभी जो है बोला जा रहा है, एक जो संसदीय पैनल है मध्यस्थता विधेयक से रिलेटेड, उसने बोला कि भैया जो सभी प्रकार के ऐसे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं मीडिएशन की फील्ड से रिलेटेड और जो संस्थान है, उनके लिए एक रेगुलेटरी जो है आपका वो अथॉरिटी बनाना होगा, आवश्यक है कंट्रोलिंग अथॉरिटी बनाना। अब ये जो बिल लाया गया था 2021 में, उसके बारे में देख लेते हैं। राज्यसभा में 2021 में लाया गया था। इसका एम क्या है, तो सीधी बात है, जो आपके कमर्शियल डिस्प्यूट्स हैं और जो आपके नॉर्मल जो आपके डिस्प्यूट्स होते हैं उनको मीडिएशन के थ्रू जो है रिजॉल्व करना। इससे जो हमारी इस तरीके के निकाय हैं, जो हमारा डिस्प्यूट रेड्रेसल मैकेनिज्म है, जो हमारी संस्थाएं हैं, है ना, उन पर दबाव कम होगा। ठीक है, तो वहां पर मध्यस्थता के आधार पर जो है केसेस को, विवादों को सॉल्व करना, है ना, ये जो है इसका क्या है, एम है, उसको प्रोत्साहित करना। इसके बाद यहां पर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल जो भी मीडिएशन के सेटलमेंट एग्रीमेंट्स है उनको इन्फोर्सेबल बनाना। उसके बाद यहां पर मध्यस्थों के पंजीकरण के लिए एक निकाय की व्यवस्था, जिसकी बात किया जा रहा है यहां पर। और उसके बाद जो कम्युनिटी मीडिएशन है, कम्युनिटी जो मीडिएशन है उसको क्या करना, प्रोत्साहित करना और ऑनलाइन भी बनाना मीडिएशन को, ताकि इंक्लूसिव हो, ट्रांसपेरेंट हो और लोगों के लिए जो हो कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसेस भी हो जाए। तो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस इस बिल के देख लेते हैं। जब तक बिल पास ना हो तब तक इंपॉर्टेंट नहीं होता हमारे लिए, लेकिन यहां पर जो मध्यस्थता एक ऐसी प्रक्रिया होगी, लेकिन जब बिल पास हो जाता है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, ये याद रखिएगा। अब इसके प्रोविजंस देख लेते हैं। तो सीधी बात है, यहां पर मीडिएशन के लिए एक थर्ड पार्टी को रख लेंगी, जो दो पार्टी जिनके बीच में क्या होगा, डिस्प्यूट होगा, और फिर वो आदमी जो है मीडिएटर वहां पर क्या होगा, वहां पर उनको जो भी डिस्प्यूट होगा उसको सेटलमेंट कराएगा। ठीक है, तो ये प्री लिटिगेशन वाला मीडिएशन है, मतलब कोर्ट में केस नहीं पहुंचा उसके पहले ही। ऑनलाइन भी हो सकता है, ये कम्युनिटी मीडिएशन के लिए भी एप्लीकेबल है। इसके बाद यहां पर ये बोला जा रहा है कि इसमें मध्यस्थता करने के लिए आदमी को जिसको नियुक्त किया जाता है उससे क्या अर्थ है, तो भैया इसमें जो आपके रजिस्टर्ड व्यक्ति होते हैं, है ना, एज अ मीडिएटर, है ना, काउंसिल के साथ, उसको जो है वहां पर अपॉइंट किया जा सकता है। ये जो आपका मीडिएटेड सेटलमेंट एग्रीमेंट होगा, इसको इन्फोर्स किया जाएगा, है ना, जब ये लागू किया जाएगा तो किसके अनुसार किया जाएगा। ठीक है, तो प्रोविजन जो होंगे आपके कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के तहत। ठीक है, इसके बाद यहां पर केंद्र सरकार द्वारा इन जो मध्यस्थता जो भी एक्टिविटीज होंगी, गतिविधियां होंगी, तो उनको रेगुलेट करने के लिए भारतीय मध्यस्थता परिषद की स्थापना भी की जाएगी। इसके बाद आप यहां देखेंगे कि जो टाइम लिमिट की बात की गई है, ये जो प्रक्रिया होगी मीडिएशन की, उसमें जो निर्धारित किया गया समय है जिसमें न्याय मिलेगा या डिस्प्यूट जो है जिसको आपका सेटल किया जाएगा, तो 180 दिनों तक निर्धारित किया गया है। लेकिन जो संबंधित पक्ष हैं इसको 180 दिन के लिए और बढ़ाया जा सकता है। ठीक, इसके बाद आप देखेंगे कि जो सेक्शन आपका 7 है इस बिल का, उसमें यह बोला गया है कि जो भी आपके क्षमा योग्य अपराध हैं, जैसे आपके वैवाहिक अपराध हैं या जो दीवानी कार्यवाही से, मतलब बहुत ज्यादा जैसे आपके क्राइम वाले या क्रिमिनल एक्टिविटीज से रिलेटेड जो आपके क्राइम है ना, मतलब जो अपराध हैं उनसे रिलेटेड नहीं, जो बड़े केसेस हैं, मतलब दीवानी फौजदारी वाले नहीं, तो दीवानी कार्यवाही या पारिवारिक जो आपके डिस्प्यूट्स होते हैं, विवाद होते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए जो है, उनके सेटलमेंट के लिए इसको लाया जा रहा है। और उनको जो है उनकी मध्यस्थता करने के लिए देश भर के न्यायालय जो है यहां पर क्या होंगे, सशक्त होंगे, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है ना, ठीक, तो जो भी इस पार्टीज के अंतर्गत होगा, है ना, जो भी आपका मीडिएशन किया जाएगा, तो इसके अंतर्गत इन सब टॉपिक से रिलेटेड जो मीडिएशन है वो किया जा सकता है। इसके बाद यहां पर बोला जा रहा है, जो आपकी इस विधेयक की धारा 44 है उसके अंतर्गत ये बोला जा रहा है कि
इसके माध्यम से मान लीजिए कि क्षेत्र में या इलाके के निवासी परिवार इस तरीके के जो विवाद है उनको जो है सामुदायिक मध्यस्थता के माध्यम से निपटाने का प्रावधान किया गया है। लेकिन इसमें किया गया कोई भी जो सेटलमेंट होगा वो आपका सिविल कोड के रूप में इन्फोर्सिएबल नहीं होगा। ये किसकी बात कर रहे हैं, आपके कम्युनिटी मीडिएशन की बात कर रहे हैं। इसके बाद जो आपके एक्ट्स हैं, जो प्रोविजंस हैं उनके, जैसे कि आपका मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट है 2007 का। उसके बाद जो विशाखा गाइडलाइंस के थ्रू सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एक्ट वर्क प्लेस आया था, प्रिवेंशन प्रोहिबिशन और रेड्रेसल एक्ट। तो इनके उनके प्रावधानों पर ये उसका जो है ओवरराइड नहीं करेगा, ये उसके ऊपर जो है अध्यारोहित नहीं होगा, अध्यारोहण उसका नहीं करेगा, इसका कोई भी प्रभाव, इसके निर्णय का कोई भी प्रभाव। इसके बाद यहां पर यह बताया जा रहा है कि इसके द्वारा जो भी हमारी विधि प्रवर्तन एजेंसियां हैं, है ना, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, उनके ऊपर बर्डन कम हो जाएगा। ठीक है, इसके माध्यम से क्या किया जाना है, लोगों के बीच में जो है सौहार्द स्थापित करना है, उनके बीच में एक सामंजस्य स्थापित करना है और सौहार्दता को बढ़ावा देना है, बंधुत्व को बढ़ावा देना है, ताकि उनके बीच में शांति बहाल हो सके बिना कोर्ट कचहरी के, और कोर्ट के जो ऊपर जो बर्डन है उसको भी कम किया जा सके। तो ये एक तरीके का प्रिवेंटिव मेजर है ना। जब किसी माध्यम से मान लीजिए किसी भी विवाद में किसी को सजा सुनाए जाने से पहले की प्रोसेस में जो है इसको माना जाता है ना, कि कोर्ट नहीं गए और उसके पहले ही सेटलमेंट कर लिया, और इसके माध्यम से मान लीजिए कि कोई केस गया भी है वहां पर मीडिएशन के लिए, तो सजा सुनाए जाने से पहले कोई भी व्यक्ति जो है वहां से बाहर भी आ सकता है ना। ठीक है, मतलब क्या कि समय से पहले भी उसको, जब उसका वर्डिक्ट आना उसके पहले भी मामले को वापस लिया जा सकता है, आपसी समझ से, आपसी समन्वय से, सहयोग से, है ना, अगर उनके बीच में कोई सेटलमेंट हो जाता है तो। ठीक है, तो इसके बाद जो क्वेश्चन इस पे है, अच्छा क्वेश्चन है कि मध्यस्थता विधेयक 2021 के जो प्रावधान है उससे न्यायपालिका में जो लंबित मामले हैं उनको कम करने का एक संदर्भ है, जो कि एक डिस्प्यूट रेड्रेसल मैकेनिज्म के अंतर्गत है। इस कथन पर संक्षिप्त टिप्पणी करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा न्यू मेमोरी डिवाइस है। तो अभी जो है साइंटिस्ट ने इसको डेवलप किया, इसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है ना, ये एक्सलेंट स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स पे काम करता है, लो पावर रिक्वायरमेंट से इसको, है ना, इसको ऊर्जा की भी कम जरूरत होती है, इसकी प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होती है, स्टोरेज वगैरह की दृष्टि से भी ये ज्यादा प्रोडक्टिव है। तो हाल ही में वैज्ञानिकों ने जो है इस तरीके के अपने जो अथक प्रयासों से इसका निर्माण किया और नया जो है आपका मेमोरी डिवाइस बनाया है, जो किस पर काम करता है, किस पे डेवलप किया गया है, स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक पे। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो है आपका होता क्या है इसके अंतर्गत, वो बताया जा रहा है कि जो रेजिस्टिविटी है, स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका मतलब क्या है, ये एक तरीके का फिनोमिना है जिसमें जो आपके इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होते हैं उनको क्या किया जाता है, उनके द्वारा क्या किया जाता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका पोलराइजेशन वहां पर किया जाता है। समझिएगा बात को कि ये जो है आपका क्या करता है, इसमें जो आपका प्रतिरोधक स्विचिंग विशेषता है उसके अंतर्गत ये एक तरीके की भौतिक प्रक्रिया द्वारा नियंत्रित होती है, और इसमें क्या किया जाता है कि जब भी कोई करंट जो है फ्लो होना स्टार्ट हुआ, अप्लाई किया गया, ठीक है, तो उसमें जो इलेक्ट्रिक जो आपका करंट है उसको जो है क्या किया जाता है, वहां पर इंसुलेटर को वहां पर पोलराइज्ड किया जाता है, ध्रुवीकरण किया जाता है उसका। ज्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाना है, ऐसा समझिएगा कि ये जो डिवाइस है एक फिजिकल फिनोमेना के अंतर्गत काम करता है ना, जो रेजिस्टिव स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, स्विच करता है एक तरीके से। तो इसमें जो डाइइलेक्ट्रिक रहेगा, है ना, इंसुलेटर, उसको पोलराइज्ड किया जाता है, उसका ध्रुवीकरण किया जाता है किसके द्वारा, इलेक्ट्रिक करंट को क्या करके, वहां पर उसका प्रवाह सुनिश्चित करके, है ना, उसको अप्लाई करके फिर सडनली वो चेंज हो जाता है उसके रेजिस्टेंस में, है ना। ठीक है ना, जो आपका स्ट्रॉन्ग करंट का वहां पर एक्शन होता है उसके थ्रू। ठीक है, इसके बाद यहां पर ये बोला जा रहा है कि इसके ऑपरेशन में आप देखेंगे तो इसका परफॉर्मेंस जो है वो ज्यादा है ना। क्यों है, क्योंकि यहां पर जो है इसको ऊर्जा की भी कम आवश्यकता होती है। ठीक है ना, डेटा भंडारण जो किया जाता है इसमें, उसमें जो है विद्युत ऊर्जा की बात करते हैं कि उसमें जो विद्युत ऊर्जा लगती है उसकी कम आवश्यकता होती है इसमें। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, इसके बाद यहां पर बोला जा रहा है कि ये जो आपकी डिवाइसेस हैं इसमें बहुत ज्यादा हमने टेक्नोलॉजिकल लेवल पे एनहांसमेंट कर लिया, फिर भी यहाँ पर कई सारी चुनौतियां हैं, है ना, जो अभी भी विद्यमान है, जैसे कि इस तरीके की जो भी आपकी नई तकनीकी है उसका कॉमर्शलाइजेशन।
ठीक है। इसके बाद यहां पर यह बताया गया है कि साइंटिस्ट ने अपने एक्सटेंसिव एफर्ट से इसको जो है रेडी किया है, ताकि जो फ्लैश मेमोरी जो टेक्नोलॉजी है उसका एक विकल्प ढूंढा जा सके जो नॉन वोलेटाइल हो, रिलायबल हो और प्रोडक्टिविटी जिसकी ज्यादा हो। इसको डेवलप किसने किया है? तो भैया इंडिजिनियसली डेवलप किया गया है। ठीक है, तो जो आपका सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंस बेंगलुरु है, यह ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के अंतर्गत, तो उसी ने इसको डेवलप किया है। अब इस उपकरण में जो आपका डेटा भंडारण एप्लीकेशन के लिए यूज होगा, उसके लिए जो केमिकल है हैफनियम ऑक्साइड से निर्मित किया गया है। उसमें जो पहले सिलिकॉन ऑक्साइड जो यूज किया जाता था उसको सब्स्टिट्यूट किया गया है। अब ये जो हैफनियम की बात करें तो ये न्यूट्रॉन का एक अच्छा एब्जॉर्बर है, इसी के कारण इसको मंदक के रूप में, नियंत्रक छड़ के रूप में जो है इसको यूज किया जाता है, जिसका उपयोग पहले भी जो है प्रयोग किया जाता था। परमाणु पनडुब्बियों में पहले से ही इसका प्रयोग किया जा रहा है। उसके कारण आप देखेंगे तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, और इसी कैरेक्टरिस्टिक के कारण जो है, इसी स्पेसिफिक फीचर के कारण इसका यूज जो है आपका प्लाज्मा वेल्डिंग टॉर्चेस वगैरह में भी किया जाता है। इसके बाद कोवैक्सीन की बात करेंगे तो इसकी प्रोडक्टिविटी पे बात है, इस पे सेपरेट क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं बनेगा। ठीक है, अब कोवैक्सीन जो है ये आपका सार्स जो कोव-2 है और उसके जो वेरिएंट्स हैं उनके भी वायरसेस का लोड कम करने के लिए, उनको नियंत्रित करने के लिए सहायक हो सकता है। हालिया के अध्ययन में ऐसा पता चला है। ठीक, अब यहां पर समझिएगा कि इसके बारे में जो है इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है आप लोगों को पता भी होगा। कोवैक्सीन भारत में जो आपका बनाया गया पहला आपका डोमेस्टिकली बनाया गया टीका है ना। ये एलएम जो आपका इमिडाजो क्यूनोलिन के द्वारा जो है आपका बनाया गया है ना। पहला एलएम एमी जो आपका इमिडाजो क्यूनोलिन है ना, प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो उससे रिलेटेड उसका सहायक टीका है, और इसको जो है डब्ल्यूएचओ के द्वारा मान्यता भी दी गई थी इमरजेंसी में यूज करने के लिए, है ना। तो इसके बारे में ये जानकारी दी गई है। अब इसके बाद ये बताया जा रहा है कि जो भी SARS-CoV-2 है और उससे रिलेटेड जो भी संस्करण है, तो उनके भी जो है आपके उनसे भी बचाव के लिए ये आपका क्या होगा, प्रभावी होगा। और उसका कारण ये बता रहे हैं कि इसमें जो आपकी इम्यूनिटी है, मेमोरी, और मेमोरी जो टी सेल्स है ना, वो जो है मौजूद रहते हैं। उसके कारण क्या होता है कि टीकाकरण के बाद भी जो है ये कम से कम 6 महीने तक बने रहते हैं, ताकि जो भी रिलेटेड वेरिएंट्स हो उनके विरुद्ध जो है इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप कर सके। ये टीका इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वायरसेस को कंट्रोल करने में, वायरसेस के लोड को कम करने में ये आपका क्या करेगा, इंपॉर्टेंट है, और डिसीज की सिवियरिटी को, उसकी जो आपकी गंभीरता को कम करने में उपयोगी सिद्ध होगा। अब ये जो स्टडी में फाइंड किया गया, उसमें क्या फाइंड किया गया, क्या फाइंडिंग है स्टडी की, उसमें बताया गया कि वैक्सीन जो है प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडी, किसके खिलाफ, स्पाइक, जो आपका आरबीडी जिसको रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन बोलते हैं, जो लोकेटेड होता है आपका कोरोना वायरस में, है ना, उसका जो स्पाइक प्रोटीन होता है उसमें वो आपका क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और जो न्यूक्लियो प्रोटीन है आपका वायरस का, ठीक है ना, तो ये जो किस तरीके से होता है, एक तरीके से तो वायरस के संक्रमण की तरह ही होता है, इसलिए ये ज्यादा आपका क्या है, इफेक्टिव है। ठीक, इसके बाद आप देखेंगे कि इसके अंतर्गत ये भी बताया जा रहा है कि इसमें मेमोरी बी सेल्स होती हैं, है ना, जो इंड्यूस कराई जाती हैं। ठीक है, तो ये आपकी क्या होती है कि एक तरीके से मान लीजिए कि इस स्टडी में जो बताया गया है कि जो आपकी टीका स्मृति जो आपकी क्या है, मेमोरी बी सेल्स हैं, है ना, उनको सक्रिय करने में आपका सक्षम होता है। ठीक, उसके साथ ही करता क्या है, जो मेमोरी बी सेल्स होती है ये आपकी काफी टाइम तक रहती है वहां पर। ठीक है, और जब भी आवश्यक होता है तो ये वहां पर एंटीबॉडी बनाती है और हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करती है। ठीक, अब ये इसके बाद ये बताया जा रहा है कि जो आपका यहां पर SARS-CoV-2 स्पेसिफिक टी सेल्स है ना, उसके भी उत्पादन की क्षमता इसके अंतर्गत देखा गया है। ठीक है, तो जो टी सेल्स हैं आपकी वो जो है ज्यादा लंबे टाइम तक रहती है, उनकी प्रभावशीलता और भी ज्यादा है। ठीक है, तो वो जो टीकाकरण के बाद भी 6 महीने तक बना रहती है, तो ये सब प्रोडक्टिविटी बताई जा रही है यहाँ पर, है ना। तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रीलिम्स में सिर्फ जो है आपको स्टेटमेंट बनाए जा सकते हैं। जब मेंस में हम भारत सरकार के इनिशिएटिव्स लिखेंगे कहीं पर, तो उसको एक एग्जांपल के थ्रू हमको इसको यूज करना है, कोवैक्सीन को, है ना, या जो स्वदेशी हमारे यहाँ तकनीकी विकास या किस तरीके से हमारे यहाँ जो घरेलू स्तर पर लोगों ने जो है कार्य किया, सरकार ने कार्य किया, किसी कंपनी ने, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि
जो ये है आपका सबसे ज्यादा इसकी जो है प्रोडक्टिविटी पे बात की जा रही है, और जो भी नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं उससे भी बचाव किया जा सकता है। ये पूरे जो है आर्टिकल का सार केवल यही था। ठीक, इसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। आप एक बात बताइए, जब किसान फसल उगाता है तो सबसे पहले उसको इनपुट चाहिए होता है। इनपुट में क्या हो गया, जमीन चाहिए सबसे पहले तो, लैंड, फिर उसको इरिगेशन की सुविधा चाहिए, फिर उसको क्या चाहिए, बीज चाहिए, खाद चाहिए, उर्वरक चाहिए। ठीक, उसके बाद उसने उगाया, उगाने के बाद जो है अगर उसको लॉस हो गया तो कितने तरीके के लॉसेस हो गया उसको उगाने के पहले और उगाने के बाद। तो ये फसल बीमा योजना मतलब फसल का उत्पादन होने के बाद की बात है। ठीक है, तो यहां पर पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को भी कवर किया गया, सीजन में रबी खरीफ जो है उनको भी, और हॉर्टिकल्चर को भी कवर किया गया। यहां पर इस जो आपकी फसल बीमा योजना को लाया गया, पुरानी फसल बीमा योजनाओं के संदर्भ में ये ज्यादा व्यापक है, ज्यादा इंक्लूसिव है। ठीक है, तो अभी जो है यहां पर आंध्र प्रदेश जो वापस से इसमें शामिल हो गया, 2019-20 में वो बाहर निकल गया था इससे, इसलिए न्यूज में है। तो भारत में अभी भी 86% फार्मर्स कैसे हमारे सीमांत, है ना, छोटे और लघु और सीमांत कृषक बोलते हैं, सीमा के अंत वाले, जिनके पास बहुत कम लैंड होल्डिंग्स है, बहुत कम एग्रीकल्चरल लैंड है, और जिसको बोला जाता है कि उनके पास लगभग 2 हेक्टेयर से कम आपकी जमीन है। और ऐसे किसान कितने, 86%। ठीक है, तो कहने का मतलब ये, अब यहां पर अगर देखा जाए जो आपके छोटे आपके कृषक होते हैं उनकी फाइनेंशियल वायबिलिटी भी कम होती है। ठीक है ना, उनके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्क होता है। ठीक है, उस ज्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं ना, उनके पास लैंड भी कम है। अब यहां पर ये बताया जा रहा है कि अभी भी 52% जो हमारे एग्रीकल्चर है वो मानसून पर रिलेटेड है, हमारे पास उससे रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जैसे इरिगेशन वगैरह की बात करें। उसके बाद क्लाइमेट चेंज हो गया, मानसून की वेरिएबिलिटी हो गई, तो इसके कारण भी इंडियन फार्मर्स के ऊपर बहुत ज्यादा एडिशनल रिस्क भी होता है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को इसीलिए लाया गया कि किसानों का जो जोखिम है उसको कम किया जाए, और जो कृषि का व्यवसाय है उसको क्या बनाया जाए, उसको जो है लाभ का व्यवसाय बना दिया जाए। उसके लिए ये योजना आपको जो है शुरू की गई। अब ये जो योजना है वो लाई कब गई, तो 2016 में लाई गई। अब ये किसके द्वारा एडमिनिस्ट्रेड है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर के अंतर्गत। इसमें रिप्लेस किया था जो आपका नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम थी, और जो आपका मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चरल जो आपकी क्या थी, इंश्योरेंस स्कीम थी। ठीक, इसने जो है कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज को बनाया, इसने कवरेज को ज्यादा व्यापक बनाया, है ना, इसका स्कोप वाइड किया, है ना। ठीक है, इसमें जो है आपके काश्तकार किसान वगैरह को भी शामिल किया गया, है ना। ठीक है, तो इसमें जो है बहुत ज्यादा जो है लोगों को इसमें शामिल किया गया, है ना, फसलों को शामिल किया गया। ठीक है, तो कृषि जो बीमा था उसको व्यापक बनाया गया, उसके स्कोप को वाइड किया गया, ये पॉइंट है यहां पर। इसके बाद यहां पर ये बताया जा रहा है कि इसके अंतर्गत जैसे सूखा के कारण, है ना, ड्रॉट के कारण, या ड्राई स्पेल, फ्लड, इंडंडेशन जो है आपका, है ना, मतलब कीटों के कारण नुकसान वगैरह हो जाता है, फसल में रोग के कारण फसल खराब हो जाए, है ना, पोस्ट हार्वेस्ट जैसे फसल काट के रख दिए, वहां पर पानी गिर गया एकदम से और फसल बह गई, और कोई जो स्थानिक आपदाएं हैं तो उसके कारण अगर फसल का नुकसान होता है तो उनको भी वहां पर कवरेज किया गया है। ठीक है, इसमें जो है किसी जो आपको यहाँ पर स्टेट्स को जो है यहाँ पर एम्पावर्ड किया गया है कि वो एक्स्ट्रा कवरेज भी दे सकते हैं। जैसे नील गाय वगैरह का नहीं होता वहां पर हमला वगैरह, तो वाइल्ड एनिमल्स जो अटैक कर देते हैं एग्रीकल्चरल लैंड में, तो उसके कारण जो क्रॉप को लॉस होता है उसको भी कवर कर सकते हैं अपने जो इंश्योरेंस कवरेज के अंतर्गत स्टेट। इसके लिए उनको जो है यहाँ पर बोला गया है, एम्पावर्ड किया गया। इसके बाद यहाँ पर यह भी बोला जा रहा है कि इसमें जो प्रीमियम की बात करें अगर अपन, तो इसमें जो खरीफ क्रॉप के लिए है, खरीफ पानी वाला सीजन है आपका खरीफ, तो इसमें 2% ज्यादा, क्योंकि यहीं पर ज्यादा समस्या होती है। रबी में 1.5% है, और 5% जो है कमर्शियल और हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के लिए। इसमें जैसे न्यूक्लियर अटैक हो गया, या मैलिशियस डैमेज हो गया, है ना, या फिर आपका वॉर वगैरह हो गया, तो उससे अगर नुकसान होता है तो वो यहाँ पर कवरेज नहीं किया गया है। और यहाँ पर जो प्रीमियम है उसको, जो आपका बैलेंस प्रीमियम है उसको पे करता है इक्वली सेंटर और स्टेट। ठीक, अब 5 सालों का इसका परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो अभी तक 30 करोड़ किसानों को इसके अंतर्गत लाभ दिया जा चुका है, शामिल किया जा चुका है, और इसमें 90,000 करोड़ रुपए के दावों का भुगतान भी किया जा चुका है, लेकिन ये बहुत कम है। अभी अगर चैलेंजेस देखें तो इसका कवरेज नेग्लेजिबल है। ठीक है, ठीक, और इसके अलावा आप देखेंगे तो जो काश्तकार किसान वगैरह हैं उनका तो कवरेज ही नगण्य है, क्योंकि उसके बारे में जो है आंकड़े ही हमारे पास उपलब्ध नहीं है, लोगों को उतनी अवेयरनेस भी नहीं है। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे तो जो आपकी मिक्स क्रॉपिंग है, या जो फसल में विविधीकरण होता है, उसके लिए आदमी क्या होता है यहाँ पर प्रोत्साहित नहीं होता, हतोत्साहित हो जाता है।
क्योंकि जो क्रॉप्स को नोटिफाई करेगी स्टेट, लोग तो उसी की खेती करेंगे ना। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर पुअर अवेयरनेस है लोगों में। केवल 30% जो किसान है उनको जो है इस योजना के बारे में और इस योजना के फायदे के बारे में पता है। इसके बाद फसल के नुकसान के लिए जो दावे किए जाते हैं उसमें से केवल 5 से 10% जो आपके भुगतान है वो टाइमली किए गए हैं, टाइम बाउंड मैनर में किए गए हैं, बाकी सब में जो है विलंब होता है। तो इंप्लीमेंटेशन में एक यहाँ पर प्रॉब्लम है। इसके बाद आप देखेंगे कि जो बीमा कंपनियां हैं वो दावे की जो प्रतिपूर्ति करती है उसमें बहुत ज्यादा देरी कर देती हैं। ठीक है, उसका मेन कारण यह है कि जो राज्य और केंद्र सरकार है ना, उनसे वो सब्सिडी प्राप्त करने में उन्होंने बोला है कि उनको देरी होती है, इसलिए वो देर कर देते हैं यहां पर देने में। लेकिन मेनली यहां पर नुकसान तो किसका हो रहा है? कृषक का ही हो रहा है। इसके बाद आप देखेंगे कि जो इंश्योरेंस कंपनी चार्ज करती है प्रीमियम, वो एक्चुअल जो आपका प्रीमियम रेट है वो बहुत हाई है ना, किसी किसी स्टेट और रीजन में। ठीक, इसके बाद यहां पर ये बोला जा रहा है कि इसमें टेक्नोलॉजी का भी यूज किया गया था ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, जैसे ड्रोन वगैरह का, रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी का। ठीक है, तो उसको प्रोत्साहित किया गया। लेकिन यहां पर कई सारे राज्य जो है इस योजना को उस तरीके से, सशक्त तरीके से, विश्वसनीय और कुशलतापूर्ण तरीके से क्रियान्वित करने में, लागू करने में असमर्थ रहे। ये भी इंप्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम है। अब जो चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए मार्च 2020 में उसकी बात कर लेते हैं। तो सेंटर ने डिसाइड किया कि भैया अब जो प्रीमियम को वो पे कर रहे हैं उसको लिमिट कर देंगे। 30% जो है अनइरिगेटेड एरिया और क्रॉप्स के लिए, 25% इरिगेटेड एरियाज और क्रॉप्स के लिए। ठीक है, और यहां पर जो है प्रीमियम का एक थ्रेशोल्ड जो है डिसाइड किया जाएगा और निर्धारित सीमा से अधिक जो है प्रीमियम वसूल किए जाने पर अतिरिक्त जो प्रीमियम राशि है उसका वहन कौन करेगा? अगर टाइम लिमिट दी जाएगी, अगर उसको क्रॉस कर देता है कोई राज्य, तो उसकी प्रीमियम फिर राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इससे राज्य जो है आपके क्या होंगे? उनको डिसअपॉइंटमेंट होगी। अब इसके बाद यहां पर ये एक नया काम किया गया है कि इसमें जो चेंज किया गया, तो इसमें जो इनरोलमेंट है, जो फार्मर्स आपके लोन लेके रखे हैं, लोनी जो फार्मर्स हैं, उनको यहां पर उनके इनरोलमेंट को वॉलेंटरी बना दिया गया है। पहले ये मैंडेटरी तक इनको इनरोलमेंट करवाना पड़ेगा। ठीक, अब सरकार ने जो है नॉर्थ ईस्ट के लिए जो योगदान है प्रीमियम में, जो हिस्सा है बढ़ाकर, वो आपका 90:10 करने का निर्णय लिया। पहले 50-50 ही था। ठीक है, अब यहां पर यह बोला जा रहा है कि कोई भी सीजन में अगर कोई राज्य है प्रीमियम के भुगतान में विलंब करता है तो अगले सीजन में उसको योजना को लागू करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इंप्लीकेशन क्या है न्यू चेंजेस के? तो सीधी बात है, सब्सिडी का बर्डन बढ़ेगा। ठीक है ना, और यहां पर जो है आपका सब्सिडी का बोझ बढ़ जाएगा केंद्र द्वारा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि केंद्र जो है प्रीमियम जो भर रही थी, अगर उससे वो कम प्रीमियम देगी, अब तो राज्यों के ऊपर बोझ बढ़ेगा। लेकिन अल्टीमेटली तो सब्सिडी का बोझ सब पर बढ़ रहा है, लेकिन राज्यों पे ज्यादा बढ़ेगा अगर केंद्र वहां पर कम वहां पर कंट्रीब्यूट करेगा तो। अब इसके बाद यहां पर ये बोला जा रहा है जो ये कंपलसरी इनरोलमेंट है आपका लोनी फार्मर्स का, उसको हटा के वॉलेंटरी बना दिया गया है। तो इससे जो क्या होगा कि इससे जो फार्मर्स का जो कवरेज है, जो फार्मर्स की संख्या है, जो उसमें शामिल किसान, उनमें कमी आ जाएगी। और जब कमी आ जाएगी तो डिमांड सप्लाई वाला सीधा फंडा यहां पर अप्लाई होगा कि बीमा की प्रीमियम वगैरह भी बढ़ने की यहां पर आशंका हो जाएगी। तो यहां पर जो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिया गया कि जो मानसून लेड हमारे यहां जो मानसून की अनिश्चितता है उसके लिए जो हमारी सरकार है उसके द्वारा जो ये योजना चलाई गई, उसका प्रमुख कारण था ये, है ना, कि मानसून की अनिश्चितता है, उसी के लिए इसको चलाया गया था कि उससे जो कृषि के ऊपर जोखिम उसको कम किया जा सके। उसके बाद ये जो सेकंड स्टेटमेंट है, यहां पर सेकंड पार्ट है स्टेटमेंट का कि लेकिन वास्तविकता में ये योजना अपने वांछित परिणाम को प्राप्त करने में असफल रही है। इस कथन का समालोचनात्मक विश्लेषण करिए। ये जो आपका वर्ड है समालोचनात्मक विश्लेषण, इसमें आप इंट्रो लिखेंगे, पॉजिटिव पॉइंट लिखेंगे, नेगेटिव लिखेंगे और वे फॉरवर्ड हमेशा प्रैग्मेटिक वे में लिखा जाता है। इसके बाद लास्ट टॉपिक देखेंगे आज का, स्ट्रैटेजी फॉर ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टेट्स। तो यहां पर पंजाब ने मूंग के एमएसपी का एक्सपेरिमेंट किया तो उसी के प्रभाव के बारे में बात करेंगे। अच्छी चीज है ये, आपका चावल और गेहूं की खेती से बढ़े हटके जो है लोग खेती करेंगे पंजाब हरियाणा साइड में, क्योंकि वहां पर चावल में ज्यादा आय होती है, गेहूं के लिए उपयुक्त जमीन है, इरिगेशन की सुविधा है, तो भैया चावल उगाते हैं, ओवर इरिगेशन करते हैं, लीचिंग वगैरह होता है उससे, है ना, और जो आपके लीचिंग होके वहां पर केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह के जो एलिमेंट जाते हैं उसके कारण वहां पर कैंसर वगैरह की भी जो है बीमारियां बढ़ रही हैं और लगातार मृदा का जो है वो क्या हो रहा है, अवमूल्यन हो रहा है, मृदा का जो क्षरण हो रहा है, उसके कारण जो है मृदा पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ रहा है और ओवरऑल जो है वहां पर एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी में सैचुरेशन आ गया है। तो जो प्रॉब्लम्स फेस कर रही है
फेस कर रहे हैं आपकी फार्मर कम्युनिटी पंजाब हरियाणा में, उसको देख लेते हैं। तो जब ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद अगर देखा जाए तो चावल और गेहूं की लगातार मोनोक्रॉपिंग करने से प्रोडक्टिविटी घटी है, तो उसकी जो पैदावार है वो कम हुई है, और किसानों के द्वारा जो है कीमतें भी वहां पर कम प्राप्त की जा रही है ना। तो उसके कारण क्या हो रहा है, उनकी वार्षिक आय में जो है वो वृद्धि अपेक्षित रूप से नहीं हो रही है, उनकी वार्षिक आय कम हुई है। अब यहां पर ये बोला जा रहा है कि ऑल इंडिया पैन इंडिया लेवल पे देखा जाए तो किसानों की जो आय का स्तर है उसमें 3% की वृद्धि हुई है, जबकि पंजाब में केवल 1% की वृद्धि हुई है। क्यों? क्योंकि वहां पर पहले से भी ज्यादा थी ना आय। ठीक है, अब यहां पर यह भी बोला जा रहा है कि अगर पर हेक्टेयर आय की बात किया जाए तो पंजाब हरियाणा में जो आय है ना, और उसकी तुलना कर रहे हैं तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में, है ना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से यहां पर तुलना कर रहे हैं। तो यहां पर यह बताया जा रहा है कि पर हेक्टेयर जो इनकम है पंजाब हरियाणा में 1.25 लाख है, लेकिन अगर वहां पर तमिलनाडु आंध्र प्रदेश की बात करें तो 2.25 लाख है। कंपेयर करके बता रहे हैं कि उनकी आय जो है वो कम है। अब यहां पर जो प्रमुख बिंदु है कि पहली बार जो पंजाब गवर्नमेंट ने ये निर्णय लिया है कि भैया डायरेक्टली वो प्रोक्योरमेंट करेंगे जो मूंग वगैरह का फार्मर से, तो इससे फसल में विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा, राइस और व्हीट की जो मोनोक्रॉपिंग का कल्चर है वो खत्म होगा, उससे प्रोडक्टिविटी इनहैंस होगी, और जो आपके न्यूट्रिएंट्स वगैरह सॉइल में होते हैं वो वापस से जो है वहां पर क्या हो सकेंगे, वो उन पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ेगा, और वहां पर वो जो सॉइल होगी वो न्यूट्रिएंट रिच हो पाएगी। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर ये बताया जा रहा है कि इसके लिए एक पूर्व शर्त भी रखी सरकार ने कि किसानों के लिए कि मूंग की फसल के बाद जो उनको खेती करना है वो किसकी, धान की फसल की एक वैरायटी बता रहे हैं 126, ठीक है, और जो यहां पर बता रहे हैं, ठीक है, ठीक, बासमती का कल्टीवेशन करिए, और ये जो आपका पैडी क्रॉप की एक वैरायटी है PR 126 वैरायटी, किसके बाद, मूंग के हार्वेस्ट के बाद। क्यों? क्योंकि इसके बाद प्रोटीन वगैरह है, दाल जो है आपको पता है कि उससे जो है आपके न्यूट्रिएंट रिच हो जाएगी सॉइल वहां की, तो वहां पर फिर जो है क्रॉप आप उगाइए चावल वगैरह की, उससे आपको ज्यादा फायदा होगा, इसलिए इस तरीके का इनिशिएटिव लगाया गया है। इसमें जो है ये पूर्व निर्धारित शर्त रखी गई है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर ये क्यों चुना गया है मूंग को, कारण यह है कि ये जल्दी जो है मैच्योर हो जाती है, परिपक्व हो जाती है, और इसमें पानी की खपत भी बहुत कम होती है, कंपैरेटिव स्टडी अगर हम करें अदर क्रॉप्स की। तो इसके बाद आप देखेंगे कि इस स्टेप का सिग्निफिकेंस क्या है, तो सीधी बात है मूंग का अगर रफली हम देखें कल्टीवेशन साइकिल तो 60 डे का होता है, इससे एग्रीकल्चरल डाइवर्सिटी को जो है प्रमोट किया जा सकेगा। ठीक है, और इसके द्वारा जो आपका समय का अंतर गेहूं और धान की फसल के बीच को, तो उसको भी जो है यूज किया जा सकेगा। इससे जो है क्या है कि मूंग की खेती के क्षेत्र में लगभग 77% की वृद्धि की संभावना देखी जा रही है। इसके साथ क्या होगा कि जो ओवर एक्सप्लॉइटेशन है, मोनोकल्चर है जो आपका, है ना, एग्रीकल्चर का, उससे हमको निजात मिलेगी, और सॉइल फर्टिलिटी जो है वो आपकी बढ़ेगी, और सतत कृषि को हम बढ़ावा दे सकेंगे, जल संरक्षण भी कर पाएंगे। ठीक है, और जो दालों की मांग और आपूर्ति में असंतुलन है उसको भी हम एड्रेस कर पाएंगे। हालांकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा दलहन उत्पादक है, लगभग हमारे यहाँ 23 मिलियन टन का उत्पादन होता है ना, और फसल का कुल क्षेत्रफल जो है हमारे यहाँ 30 मिलियन हेक्टेयर से अधिक है, लेकिन इसके बावजूद भी हम लगभग 25% अपनी जरूरतों का आयात करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस समस्या का निदान कर पाएंगे, तो हमारा जो है वहां पर जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको एड्रेस कर पाएंगे, है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट को जो है एड्रेस कर पाएंगे, तो राज्य के पास जब अधिशेष आएगा तो उसका उपयोग वो सामाजिक अवसंरचना में कर पाएगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर खाद्य सब्सिडी जो बिल है उसको कम किया जा सकेगा, तो राज्य के ऊपर जो बर्डन है सब्सिडी का वो भी कम होगा, तो उस पैसे का कहीं और प्रोडक्टिव मैनर में गवर्नमेंट यूज कर सकेगी। इसके साथ ही जो आपका फार्मर्स का डबलिंग करने का, जो हमारा इनकम को उनको डबल करना है ना, हमको किसानों की आय को दोगुना करना था, 2022 तो खत्म होने वाला है ना, मतलब अभी 6 महीने हैं, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि जो अभी तक जो हमारा ये लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में ये भी एक आपका स्वागत योग्य कथन जो है आपका कदम होगा। ठीक है, इसके बाद इसमें चैलेंजेस क्या है, तो सबसे पहले ये कि जो हमारे यहाँ मानसून के कारण जो वर्षा में जो है आपका क्या देखा जाता है, परिवर्तनीयता देखा जाता है, वेरिएबिलिटी देखा जाता है, तो बेमौसम बारिश जो है यहाँ पर सबसे बड़ा खतरा है ना। यही कारण है कि किसानों को बारिश शुरू होने से पहले जो है मूंग की कटाई करनी पड़ती है। इसके बाद यहाँ पर पंजाब सरकार ने बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट जो यहाँ पर स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, निश्चित जो आपके मानदंड बनाए हैं इनके लिए, है ना, तो वो आर्द्रता से संदर्भित जो मानदंड है या अनाज की गुणवत्ता से रिलेटेड जो आपकी शर्तें हैं वो काफी सख्त है। उसके कारण क्या हुआ कि अभी तक किसानों द्वारा जो आपका बेचा गया है 93,000 क्विंटल, उसमें से केवल 9902 क्विंटल की ही खरीद सरकार ने किया है। तो ये तो आपका जिस उद्देश्य से हमने लाया है इस स्कीम को वही भंग हो जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद यहां पर ये बताया जा रहा है कि मार्केट प्राइस जो है आपका वो MSP से
जो एमएसपी है आपका, ठीक है ना, मतलब आप समझ लीजिए कि बाजार मूल्य जो है आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे है। आप समझिए इसमें ऐसा ऐसी चीज है। अब इससे क्या है कि अगर एमएसपी के नीचे है मार्केट प्राइस, तो वहां पर जो आपका 30% जो एमएसपी है उसके मूल्य से भी कम है। तो इसको समझिएगा ऐसे कि जो निजी कंपनियां हैं वो जो कुल उपज का 30% जो आपका खरीद खरीद लेते हैं, वो जो निजी कंपनियां खरीद लेती हैं आपकी, है ना, टोटल जो प्रोडक्शन होता है, ठीक है, उसका 30% तो प्राइवेट कंपनीज ही खरीद लेती हैं, वो भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम में। आप समझ रहे हैं, ये अपने आप में चुनौती है कि नहीं है, कि इतने प्रोडक्शन का 1/3 अगर प्राइवेट कंपनीज ने ले लिया, वो भी एमएसपी से कम है ना, तो ये भी अपने आप में एक चुनौती है। तो वे फॉरवर्ड क्या है, देखिए इसको आप सिर्फ दो ही जो आपके टॉपिक हैं, जो आपके कोर टॉपिक है, उससे जोड़ के आप पढ़िएगा। पहली चीज ये कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, ठीक। दूसरी चीज ये कि मोनो, जो आपका मोनोकल्चर है, उसी को तो बोल रहे हैं कि हम खत्म करना है, जो आपका मोनोकल्चर है एग्रीकल्चर के अंतर्गत, मोनोक्रॉपिंग, तो उसको बदल रहे हैं हम। तो कहीं ना कहीं मृदा का संरक्षण, जल कम यूज हो रहा है तो जल संरक्षण, और अल्टीमेटली जो है एग्रीकल्चर में क्या होगा, आपका वाइबिलिटी आएगी, उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो एनहेंस्ड हो जाएगी। आगे का रास्ता ये बता रहे हैं कि भैया सीधी बात है कि इससे कृषि विविधीकरण और कृषकों की आय दोनों को बढ़ाने में जो है ध्यान देना चाहिए, है ना, किसके माध्यम से, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से, ठीक है ना, ठीक। और इसके द्वारा जो है मोनोकल्चर का, जो आपका मोनो एग्रीकल्चर का जो आपका एक कल्चर है ना, कि भैया एक एक ही फसल उगा रहे हैं, गेहूं उगा रहे हैं, चावल उगा रहे हैं, है ना, तो उसको खत्म करना और वहां पर विविधीकरण को सुनिश्चित करना। इसके बाद यहां पर ये बोला जा रहा है कि मान लीजिए कोई नुकसान हो जाता है संभावित, तो उसकी भरपाई के लिए केंद्र की ओर से यहां पर स्पेशल पैकेज दिया जाना चाहिए। इसके बाद यहां पर जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस है, उसको भी जो है क्या करने के लिए, उसके जोखिम को भी कम करने के लिए यहां पर क्या करना चाहिए, प्रावधानों को इंप्लीमेंट करना चाहिए। और जो प्रधानमंत्री आशा योजना है, उसके अंतर्गत जो गारंटीकृत खरीद करती है सरकार, तो उसके माध्यम से दलहन और तिलहन की खेती को बढ़ावा देना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन डाइट भी है दाल, है ना। इसके बाद आप देखेंगे कि जो सब्सिडी है उसको रैशनलाइज करने की जरूरत है। यहां पर जो सेविंग्स है ना, उनको डाइवर्ट करने की जरूरत है, कहां, डाइवर्सिफिकेशन में इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, और उसके द्वारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट को आप अगर सशक्त करेंगे तो उससे कृषकों को ज्यादा लाभ होगा। अब यहां अभ्यास के लिए जो क्वेश्चन है उसमें पूछा जा रहा है कि हरित क्रांति से रिलेटेड जो राज्य हैं, है ना, जिन्होंने लाभ लिया है हरित क्रांति का, तो उनके समक्ष अभी वर्तमान संदर्भ में क्या समस्याएं आ रही हैं, उनको स्पष्ट करिए और उनके लिए समाधानों को यहां पर बताइए। इसके बाद जो नेक्स्ट फेज है हमारा, वो रिलेटेड एमसीक्यू से। सबसे पहला एमसीक्यू यहां पर बिम्स्टेक से रिलेटेड है, और इसके बारे में बताना कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो पहला ये कि ये आपका रीजनल मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा जो स्टेटमेंट है, इसकी स्थापना जो है 1997 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के माध्यम से किया गया था, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। तीसरा ये कि इसमें 7 जो है आपकी कंट्रीज हैं, मेंबर कंट्रीज, बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, नेपाल है, श्रीलंका है, म्यांमार है, थाईलैंड है, बिल्कुल ठीक है ये स्टेटमेंट। उसके बाद यहाँ पर जो परमानेंट सेक्रेटरिएट की बात करें बिम्स्टेक की, तो वो ढाका बांग्लादेश में। चारों स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है और सही बताना था, तो इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि जो मिशन शक्ति है उसके बारे में गलत विकल्प का चयन करना है। तो पहला स्टेटमेंट ये है कथन कि इसको लॉन्च किया गया था ड्यूरिंग 15th जो आपका फाइनेंस कमीशन था, जिसका पीरियड 2021-22 से 25-26 है, बिल्कुल ठीक है ये स्टेटमेंट। दूसरा ये कि इसको लॉन्च किया गया है एज एन अम्ब्रेला स्कीम, किसके लिए, वुमेन्स के एम्पावरमेंट के लिए, सेफ्टी के लिए और सिक्योरिटी के लिए, ठीक, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है आपका। इसके अंतर्गत 2 सब स्कीम भी है, संबल और आपका समर्थ। संबल की बात करें तो सेफ्टी से रिलेटेड है, आपकी महिलाओं की सुरक्षा से, जबकि समर्थ की बात करें तो वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है। चारों स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है यहां पर। अब पूछा जा रहा है कि गलत कौन सा है, तो कोई भी गलत नहीं है, इसका आंसर आपका नन ऑफ द अबव हो जाएगा, सी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें नेल्सन मंडेला अंतरराष्ट्रीय दिवस के बारे में स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा ट्रू है। तो पहला ये कि यूएन जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे के रूप में, बिल्कुल ठीक है स्टेटमेंट। दूसरा ये कि ये जो है आपका पहला जो इस तरीके का दिवस मनाया जाएगा वो 18 जुलाई 2010 को मनाया गया था, है ना, आयोजित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र मंडेला दिवस पहला कब, 18 जुलाई 2010 को, बिल्कुल ठीक है ये स्टेटमेंट भी। तीसरा ये कि 1994 से 99 तक इन्होंने जो दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति थी, है ना, उसके
उसका इन्होंने क्या किया था, इन्होंने आंदोलन में भाग लिया था और ये आपके दक्षिण अफ्रीका के पहले जो है आपके क्या अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। कब से कब तक, 1994 से 99 के बीच में। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। और लास्ट जो स्टेटमेंट है कि इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था 1993 में। तो चारों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है और सही बताना था, तो इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एससीओ से रिलेटेड स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा आपका इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट है। पहला ये कि इसको बनाया गया 2001 में, बिल्कुल ठीक है, इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। तीसरा ये कि इसके जो अभी मेंबर 2017 में भारत पाकिस्तान बने हैं, बिल्कुल तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। इसके बाद जो लास्ट स्टेटमेंट है कि इसकी जो आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज है वर्किंग की वो कौन सी है, तो रशियन और चाइनीज है। चारों स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। और यहां पर पूछा जा रहा है कि गलत कौन सा विकल्प है, तो कोई भी गलत नहीं, इसका आंसर आपका नन ऑफ द अबव डी हो जाएगा। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।